हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा लाजवाब रहने वाली है। इस वीडियो के लिए आपके बहुत सारे कमेंट्स पिछले कई दिनों से आ रहे थे। तो आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के चैप्टर 1 से लेकर के 8 तक के यानी फिजिक्स का जो पहला पार्ट है, पहले बुक से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, उन सबका निपटारा बेहद सिंपल तरीके से होने वाला है। तो वीडियो बहुत ज्यादा लाजवाब रहने वाली है भैया। कॉपी और पेन के साथ बैठना, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत लाजवाब हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है भैया। तो पहला क्वेश्चन है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन कभी कभार 5 नंबर में भी देखने को मिला है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे भैया कि ये सारे क्वेश्चन 100% वाले हैं। ठीक है ना, 100% पूछे जाने वाले टॉपिक हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए बता रहे हैं भैया कि ये टॉपिक हर हाल में पूछे जाते हैं। तो ज्यादातर भैया ये 3 नंबर में आता है, लेकिन कभी कभार 5 नंबर में। 5 नंबर में तब आएगा जब साथ में एक इसमें क्या है, आंकिक प्रश्न बोले तो न्यूमेरिकल जोड़ देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एकदम सरल तरीके से। तो भाई कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण का व्यंजक। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो हम एक समान वैद्युत क्षेत्र को इस तरह से दर्शा दे रहे हैं। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र को अपन दर्शा दे रहे हैं। ठीक, एक समान कोई वैद्युत क्षेत्र हमने दर्शा दिया। क्लियर। और कह रहा एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो भैया एक समान वैद्युत क्षेत्र इसे दर्शा देते हैं। कह रहा इसमें रखे द्विध्रुव पर, तो मान लिया बबुआ इसमें कोई द्विध्रुव भी रख दिया भैया। हमने क्या किया, कोई एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया। ठीक है, एक द्विध्रुव भी रख दिया प्यारे बच्चों। अब इसका नाम क्या दे दिया, ए और बी। ए और बी इसका नाम रख दिया, जो कि क्रमशः क्या है भैया, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से बना है। ठीक है, ये माइनस क्यू है भैया, और ये क्या है, इस पर प्लस क्यू है। ठीक है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बना हुआ है। और इसकी जो लंबाई है, मान लेते हैं कि माना इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो प्यारे बच्चों क्या है, 2l है। ठीक है, वो कितनी है, 2l है। ठीक है, ये इतनी चीजें समझ में आ गई। और इस पे जो लगने वाला बल है दोनों तरफ, एक चीज ध्यान देना भैया, आपने पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपान क्यू या क्यू नॉट। तो यहां से F बराबर कहेंगे तो Q इंटू E कह सकते हैं। तो अब इस पे बल भी लगेगा भैया। इस पे जो बल लगेगा, इधर एक बल लगेगा क्यू ई। ठीक है, इस पे बल लगेगा, और इधर भी एक बल लगेगा, इधर क्यू इंटू ई। ठीक है, तो ये बल भी इस पर काम करेगा, लगेगा। तो प्यारे बच्चों, जो कुछ समझना था वो ये फिगर ही समझना था। अब उसके बाद आधे से ज्यादा समझ लो, काम हो गया आपका। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, अगर इसको बढ़ाते अब चले जाएं, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। अगर प्यारे बच्चों इसको हम डैश डैश करके नीचे बढ़ाते चले जाएं, यूं बढ़ाते चले जाएं, ठीक है, और इसको भी नीचे बढ़ाते चले आए, ठीक, नीचे बढ़ाते चले आए, तो जरा ये बताइएगा, यहां ए है, बी है, यहां पे मिल रहा है, इसको अपन दे देते हैं सी। और ये कोण क्या बना रहा है भैया, थीटा कोण पर रखा गया है। तो प्यारे बच्चों ये थीटा कोण। तो अब यहां से ध्यान से समझिएगा, पूरा काम क्लियर हो गया। ठीक, अब यहां पे भाई सब कुछ मिल गया। तो सबसे पहले अपने को लिखना क्या होता है बच्चों, चलिए लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हम समझाते हैं। चलिए लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव, एक
वैद्युत द्विध्रुव लिखना पड़ेगा बबुआ इस तरह से। माना एक वैद्युत द्विध्रुव, क्या लिख रहे, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, ठीक है भैया, ए बी है ना बच्चों, ए बी एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण है ना भैया, ये भी जोड़ लेते हैं, ई में थीटा कोण पर रखा गया है, ठीक है, थीटा कोण पर रखा गया है। आगे लिखेंगे माना द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, ठीक। फिर आगे लिखेंगे कि द्विध्रुव की लंबाई 2l है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा सर 2l ही क्यों होता है, तो प्यारे बच्चों ध्यान देना कि द्विध्रुव, देखिए होता क्या है कि द्विध्रुव कहते किसे हैं, कि जब क्या होता है कि दो विपरीत प्रकार के आवेशों को, या समान परिमाण बोलेंगे, दो विपरीत तथा समान परिमाण के आवेशों को एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर, जैसे यहां A है यहां B है, न्यूनतम या अल्पतम दूरी पर रखते हैं जैसे 2l पर, ठीक है, तो जो संरचना बनती है वो द्विध्रुव होता है, तो ये द्विध्रुव है, ठीक। अब यहां पे इतना समझ में आ गया। अब यहां पर भैया अब हम लिखेंगे प्यारे बच्चों कि द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण, ऐसी अवस्था में लिखेंगे कि द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण, तो भैया बलाघूर्ण बराबर लिखेंगे प्यारे बच्चों, देखिए होता है टाउ बराबर, बलाघूर्ण बराबर क्या होता है भैया, देखिए बल आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी, तो भैया यहां पर लिखेंगे बल आघूर्ण, एक बार हिंदी में ही लिख लेते हैं, ठीक। तो ये लगने वाला, नीचे एक मिनट ऐसे लिखेंगे, लगने वाला बल आघूर्ण, तो भैया बल आघूर्ण बराबर हमने बताया ना बल गुणे लंबवत दूरी, ठीक। अब लंबवत दूरी का मतलब ये बीसी वाली दूरी, अब ये दूरी कैसे निकलेगी चलिए देखते हैं। तो यहां पे भैया हम अलग से निकालेंगे बच्चों, इसको यहीं पर निकाल रहे हैं। अब यहां पे देखें तो एक त्रिभुज है ए बी सी, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो भैया यहां पे त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे तो लिखेंगे भैया साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब क्या है बीसी है, ठीक, और कर्ण क्या है, तो कर्ण ए बी है, कर्ण क्या है ए बी है, तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी बराबर ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा, ठीक। या फिर कहेंगे बीसी बराबर ए बी का पूरे का मान कितना है भैया, ए बी का मान है 2l, ए बी का मान कितना है बच्चों, तो ये है 2l साइन थीटा, तो ये जो बीसी है यही तो लंबवत दूरी है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे भाई, यही तो लिखेंगे टाउ बराबर बल, मतलब यहां पे F है भैया, यहां पे F है गुणे लंबवत दूरी क्या है BC है, लंबवत दूरी BC है, तो ये क्या हो जाएगा भैया ध्यान दीजिएगा, टाउ बराबर F का मतलब F बराबर Q इंटू E, भाई विपरीत होंगे लेकिन समान परिमाण के बल लगेंगे, ठीक है, तो बल क्या हो जाएगा Q इंटू E और BC बराबर 2l साइन थीटा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे भैया, यहां पे ध्यान देंगे, एक मिनट, देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टाउ बराबर, अब इसको थोड़ा सजा के लिखेंगे, सजा के मतलब यहां पे है, यहां पे तो हो जाएगा भैया Q गुणे 2l, इसको एक जगह कर दो,
Q गुणे 2L, फिर उसके बाद ये निकालकर बाहर E साइन थीटा। अगर आपको याद हो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है, तो दो आवेशों में कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसके बराबर P होता है। तो भैया Q गुणे 2L इस पूरे के बराबर P होता है, इसलिए टाउ बराबर इसके बराबर हो जाएगा P और ये रहेगा E आपका E साइन थीटा। तो भैया टाउ बराबर क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, टाउ बराबर PE साइन थीटा हो जाएगा। और यही क्या है भैया, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण का व्यंजक। ठीक समझ में आ गया। जहां P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E क्या है भैया, वैद्युत क्षेत्र को बताएगा, थीटा कोण है, और टाउ क्या है, बलाघूर्ण है ना। मजेदार सिंपल सा टॉपिक है प्यारे बच्चों। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे टॉपिक को देखते हैं। हो गया, चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे इसके पहले वाला था वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, और एक चीज और भैया, इसके पहले वाला जो है वो हर साल आता था, लेकिन 2024 मतलब बात कर ले 25 में नहीं आया था, इसके पहले भी जो देखा। इसलिए 2026 में 100% लिख कर आप रख लीजिए भैया, पूछा जाएगा। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी लगातार पूछा जाता है, 2025 में भी आया है, उसके पहले भी आया है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना भैया। 3 नंबर में ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, उससे रिलेटेड है, आपका ध्यान देना। कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र आपको प्राप्त करना है। देखिए भैया, सबसे पहले मान लेते हैं प्यारे बच्चों, बस फिगर में समझना है थोड़ा, फिर उसके बाद जो 1-2 लाइन लिखनी होती है आपको। माना बबुआ एक समान वैद्युत क्षेत्र ए है। ठीक है, हम मान लेते हैं, मान लिया एक समान, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ए है। ठीक, ये मान लिया एक समान वैद्युत क्षेत्र, यहां पे हमने ए बता दिया। ठीक, और इसमें कुछ भी नहीं किया भैया, वही चीज कि मान लिया कि एक वैद्युत द्विध्रुव, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव हमने ले लिया, नाम उसका क्या दे दिया, ए बी, ए बी दे दिया। ठीक है, अब जो कि यहां पे ध्यान देना, थीटा कोण पर रखा गया है। ठीक, ये इतना चीज, और जो कि -q + q आवेश से मिलकर बना है, लंबाई कितनी है, 2l है, सब कुछ सेम होता है। तो अभी तक यहां पे भाई हमने ये चीज पता किया कि यहां अब आपको ज्यादा लिखना नहीं है इसमें, बस ये लिखेंगे कि यहां पे लिखेंगे सबसे पहले कि जब वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पे लगने वाला बल आघूर्ण, तो भैया उस पे लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा बबुआ, तो उस पे लगने वाला जो बल आघूर्ण होता है, हम सभी जानते हैं बबुआ कि वो हो जाता है टाउ बराबर, क्या होता है भैया, PE साइन थीटा। टाउ बराबर PE साइन थीटा होता है। ये हम सभी जानते हैं कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पे लगने वाला जो बलाघूर्ण होता है वो टाउ बराबर PE साइन थीटा होता है।
ठीक है। अब ये जो बलाघूर्ण रखा गया है तो इस पर लगने वाला मतलब अब अगर हम इसको बात कर लें, अब थोड़ा सा इसमें विस्थापन कर दें, यानी ये जो है ऐसे रखा गया है, इसको थोड़ा विस्थापन डी थीटा तक कर दें, तो यहां पर लिखेंगे भैया कि यहां पर लिखेंगे कि माना, या फिर लिखेंगे ऐसे कि द्विध्रुव को डी थीटा तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब भैया डी थीटा तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, अब कार्य बराबर क्या होता है, देखिए कार्य W बराबर, कार्य बराबर बल, और बल का मतलब यहां बलाघूर्ण, ध्यान देना वो चीज, बल गुणे लंब, मतलब क्या होता है बल की दिशा में विस्थापन, तो विस्थापन क्या है भैया डी थीटा, ये डी थीटा ये हो जाएगा। तो यहां पे अब भाई जब सूक्ष्म विस्थापन होगा तो कार्य भी सूक्ष्म होगा, क्योंकि अगर विस्थापन छोटा हो रहा है प्यारे बच्चों तो कार्य भी छोटा ही करना होगा, विस्थापन बड़ा होगा तो कार्य भी बड़ा, ठीक है। तो यहां पे भाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर, वो हो जाएगा टाउ का मान पूरा रख देते हैं, यानी पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये हो जाएगा। अब यहां से हम क्या लिखेंगे, अब ध्यान से समझिएगा, अब लिखेंगे प्यारे बच्चों कि अब लिखेंगे कि द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक विस्थापित करने में, जैसे इसकी सिचुएशन ऐसी है तो इसको भैया अब क्या कर देते हैं, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। यानी अब यहां पे जैसे ये क्या है समझने का प्रयास करिए, अगर यहां पे पहले मान लिया कि विस्थापन क्या था, तो जैसे थीटा 1 था तो अब की बार थीटा 2 तक, तो थीटा 1 से थीटा 2 तक विस्थापित कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी स्थिति बदल रही है, पहले ऐसे थी अब ऐसे हो गई है, तो विस्थापन हो गया थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो वही चीज लिखेंगे। अब लिखेंगे भैया कि एक मिनट नहीं, इसको समझ लीजिएगा इसमें, अब लिखेंगे कि द्विध्रुव को, अब लिखेंगे कि द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब भैया थीटा 1 से थीटा 2 तक जब विस्थापित करेंगे प्यारे बच्चों, अब जो कार्य करना होगा वो कार्य होगा बड़ा कार्य, क्योंकि भैया विस्थापन बड़ा हो रहा है कार्य भी बड़ा, तो अब यहीं से क्या हो जाएगा W बराबर अब थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो थीटा 1 अप्रोच टू थीटा 2 समाकलन हो जाएगा। भाई जब भी बड़ा होता है, ठीक है, विस्थापन की बात यहां पे करे या थीटा 1 से थीटा 2 ले जाए, तो हमेशा ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, मतलब ये चीज समाकलन का प्रयोग किया जाता है। तो अब जो कार्य होगा क्या हो जाएगा यहां पे भैया पीई साइन थीटा इंटू का डी थीटा, ठीक, इतना हो गया। अब एक चीज ध्यान देना, अगर हम बात कर ले पीई का समाकलन होगा नहीं, वो चीज बाहर निकल आएगा, तो W बराबर पीई बाहर हो जाएगा, और ये थीटा 1 अप्रोच टू थीटा 2, और ये साइन थीटा डी थीटा, ठीक है भैया। अब जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं वो थोड़ा समझ सकते हैं भैया, ठीक, वो थोड़ा समझ जाएंगे कि जो समाकलन होता है साइन का क्या होता है माइनस का कॉस, हालांकि बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, बायोलॉजी वाले भी समझ जाएंगे। तो यहां पे W बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, ये पीई रहेगा, ठीक है, साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और ये समाकलन थीटा 1 अप्रोच टू थीटा 2 रहेगा, याद रखना ये फार्मूला होता है, ठीक है। फिर से बता देते हैं, जैसे साइन थीटा है तो याद रखना प्यारे बच्चों इसका माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा डी थीटा रहता है तो माइनस कॉस थीटा होता है, ये बायोलॉजी वाले समझ जाइएगा। तो इसीलिए भैया इसके स्थान पे क्या किया, एक मिनट,
इसीलिए इसके स्थान पे भैया हमने क्या किया, ये ध्यान दो, जहां साइन थीटा है इसका जो समाकलन होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, और लिमिट ये थीटा 1 से थीटा 2 लगी रहेगी। और जब इस तरह से होता है तो इसका भी एक फार्मूला होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसको माइनस बाहर ले लेते हैं, तो ये W बराबर हो जाएगा ये माइनस का PE, ये उसके बाद भैया अपर लिमिट यानी एक बार कॉस, जहां थीटा है तो थीटा 1, सॉरी अपर लिमिट मतलब जो ऊपर वाली लिमिट है, तो एक बार कॉस थीटा 2 और माइनस एक बार ये कॉस क्या हो जाएगा थीटा 1। ये हो जाता है कि ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो या फिर W बराबर जब लिखेंगे बच्चों, फिर से वही चीज, इसका जब गुणा कर देंगे तो भैया ध्यान देना, जो माइनस में है वो प्लस में, जो प्लस में है माइनस में हो जाएगा। तो जैसे ये इस माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा, तो फिर से एक बार जब गुणा कर देंगे अंदर ध्यान देना, तो कॉस थीटा 1 था ये माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा थीटा 1 माइनस, और ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा कॉस थीटा 2। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा भैया, यही हो जाएगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद इसमें कभी कभार कंडीशन अप्लाई कर देता है कि यदि थीटा 1 बराबर 0 रख दिया जाए, थीटा 2 बराबर थीटा रख दिया जाए, तब क्या होगा। तो वही चीज भैया, थीटा 1 का मान 0 रख दोगे तो cos 0 अंश का मान 1, और इसका थीटा 2 के स्थान पे थीटा रख दोगे तो केवल cos थीटा। तब ये फार्मूला कुछ ऐसा बन जाता है कि PE और अंदर 1 माइनस cos थीटा, तब ऐसा बन जाता है। ठीक है, तो उससे हमसे नहीं मतलब, हमको केवल भैया जो अपना मेन फार्मूला है उससे मतलब है। ठीक, चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया, चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन ध्यान देना भैया, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है, पिछले 2 से 3 साल से इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा किया जा रहा है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को उठाया है। इसको हालांकि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में भी करवा दिए हैं। ठीक है, और इसमें बार बार चीजों को क्या है भैया, इधर उधर थोड़ा बहुत घुमा रहा है, लेकिन जो तरीका है वो एक जैसा है। ठीक, इसलिए इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहली कंडीशन ये रखा है कि प्लेटों के प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए। दूसरा है प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, प्लाटों लिखा है यानी प्लेटों का होगा। तीसरा है प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए। तो प्यारे बच्चों 3 स्थिति रखी गई है। तो सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि भैया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला क्या होता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए भैया जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो वो होता है भैया C बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A या A एप्सिलॉन नॉट अपान D। ये भैया एक फार्मूला होता है। ठीक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। ठीक, ये होता है। अब इसी में सारी सिचुएशंस हमको, सारी कंडीशंस अप्लाई करनी है। पहली चीज या पहली बात ये बोल रहा है भैया कि प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए। ठीक, तो यहां पर पहली स्थिति क्या बता रहा है, पहला ये बता रहा है कि भाई प्लेटों के बीच की दूरी, यानी यहां पे अब की बार जो डी का मान है वो क्या किया जाए, यानी यहां पे लिखना पड़ेगा थोड़ा, जो दूरी है दोगुनी
कर दी जाए, दूरी दोगुनी कर दी जाए। इसका मतलब भैया जो d का मान है उसकी जगह पर 2d रख दिया जाए। ठीक है, दूरी दोगुनी कर दोगे तो आप बताइएगा आप क्या हो जाएगा भैया। जब दूरी दोगुनी कर देंगे तो यहां से इस फार्मूले पर ही नजर डालिएगा बस, और कुछ नहीं। इस फार्मूले में क्या हो जाएगा कि भैया c बराबर कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a अपान का 2d कर देंगे। ठीक है, 2d। तो यहां से c बराबर जब करेंगे भैया, देखिए ए एप्सिलॉन नॉट इतना, देखिएगा ये एप्सिलॉन नॉट a अपान डी, इतना पूरा एप्सिलॉन नॉट a अपान डी इतने के बराबर तो c होता ही है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में ये c डैश बराबर अब लिखेंगे। तो जब दूरी दोगुनी कर देंगे तो यानी d के स्थान पे 2d रख देंगे, तो भैया ये एप्सिलॉन नॉट a अपान डी, एप्सिलॉन नॉट a अपान डी इसके बराबर तो c होता है, तो इसके पूरे के बराबर हम c रख देंगे, तो भैया क्या बन जाएगा, c अपान d बन जाएगा। मतलब कहने का ये है, सॉरी d कह रहे हैं, तो c बाई ये 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब पहला ये हो गया कि भैया हम मतलब ये चीज धारिता आधी हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, धारिता आधी हो जाएगी। ठीक है, पहली चीज। अब उसके बाद आ जाते हैं भैया दूसरे पर। दूसरे पर क्या कह रहा है, प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए। क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए का मतलब अब की बार भैया a की जगह पर a/2 रख दो। ठीक है, a की जगह पर क्या रख दो, a/2 रख दो। ठीक, सीधी सी बात है, a की जगह पर 1/2 रख दिया जाए। तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, फार्मूला फिर से अप्लाई करेंगे, c डैश बराबर, अब देखिए ये क्या है, हम रखेंगे एप्सिलॉन नॉट a अपान, यानी a की जगह पर, एक मिनट, एप्सिलॉन नॉट a की जगह पर क्या रखना है, a/2 रख देना है, अपान d कर देना है। तो या फिर इसको लिख सकते हैं c डैश बराबर, तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे ही, यानी ये आ जाएगा क्या चीज, एप्सिलॉन नॉट a अपान 2d। फिर से वही चीज, यानी फिर से वही चीज आ गया। इसका मतलब इसमें भी वही चीज हो जाएगा, यानी यहां पर भी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यहां पर भी आ जाएगा क्या कि सी डैश बराबर, भाई एप्सिलॉन नॉट a अपान डी इसके बराबर c होता है, ये है फार्मूला, और ये 1/2 है। तो यहां पे c/2 लिखिए, या फिर ऐसा लिख सकते हैं इसको ना, 1/2 इंटू सी, इसका मतलब आधा ही तो है भैया। तो ये क्या हो गया, आधा हो गया। ठीक, तो इसमें भी वही चीज लिखेंगे कि भैया धारिता आधी हो जाएगी। ठीक है, हो गया। अब तीसरी बात क्या है, तीसरी चीज क्या है बच्चों, तीसरी चीज ये है कि प्लेटों के बीच परावैद्युत कोई माध्यम या परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए। ठीक है, तो यहां पे तीसरी चीज कह रहा है, प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए, परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए। तो ऐसे केसेस में भैया परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए, कहने का मतलब यहां पे ध्यान देना, परावैद्युत माध्यम का मतलब क्या है। अब देखिए C डैश बराबर क्या होता है, आगे केवल K लगा दो। ठीक, परावैद्युत माध्यम का मतलब ये K क्या होता है, परावैद्युतांक को बताता है, K लगाकर K इंटू ये एप्सिलॉन नॉट A अपान D हो जाएगा। अब भैया एप्सिलॉन नॉट A अपान D इसके पूरे के बराबर C होता है, तो ये C डैश बराबर आप लिखेंगे तो K इंटू सी। इसका मतलब ये बता रहा है कि धारिता बढ़ जाएगी।
तो यहां पर लिखेंगे अतः धारिता क्या हो जाएगा भैया, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो यहां पे तीन चीजें हैं, इसमें भी भैया क्या हुआ, धारिता आधी हो जाएगी, इसमें भी वही चीज था कि धारिता आधी, और यहां पर है कि धारिता बढ़ जाएगी। ठीक, तो इसी तरीके से लगाना है। अब इस टाइप का न्यूमेरिकल आपके सामने आएगा तो अब चाहे कहेगा धारिता, यहां पे कहेगा प्लेटों के बीच की दूरी 3 गुनी कर दे, चाहे 4 गुनी कर दे, चाहे 10 गुनी कर दे, क्या ही मतलब, बस ये याद रखना कि किस तरीके से लगाना है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए भैया। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला है, किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, देखिए गोलीय चालक की धारिता के लिए क्या है, व्यंजक प्राप्त करना है। पिछले अगर हम देखें 1-2 साल में नहीं आया है, इसलिए संभावना ज्यादा है, हालांकि इस पे न्यूमेरिकल बन जाता है, इतना याद रखिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि विलगित गोलीय चालक की धारिता, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना बबुआ, क्या करते हैं, माना कोई एक विलगित गोलीय चालक है, ठीक है, एक गोलीय चालक है प्यारे बच्चों, हो गया चालक बन गया। अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना होगा कोऑपरेट करना भैया। एक विलगित गोलीय चालक है, अब इसका सेंटर अपन यहां ले लेते हैं केंद्र, और इसमें भाई मान लेते हैं इसकी जो रेडियस है ना, इसकी जो रेडियस है वो त्रिज्या है, त्रिज्या आर है। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है वो आर है। ठीक, और यहां पर केंद्र जो है वो ओ है। अब मान लिया बबुआ कि इस गोले चालक को आवेश दिया जाता है। अब जब किसी गोले चालक को आवेश देते हैं, गोली चालक को, तो वो आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है, ये भी पता है। तो इसका जो, इसको जो दिया गया आवेश होगा, याद रखना भैया, आपने पढ़ा है इसमें, दिया गया आवेश होगा समान रूप से फैल जाएगा। और इसमें यह भी पढ़ा है आपने, ठीक है, ये क्या है, आवेश जो दिया जाता है वो इसके पृष्ठ पर समान रूप से क्या होता है भैया, फैल जाता है। ठीक है, और यहां पे भाई हमने बताया ना आवेश क्यों आवेश दिया जाता है। और आपने ये भी चीज इसमें पढ़ा है कि समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ आपने पढ़ा है कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, कि किसी गोली चालक पर स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, विभव समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब यहां पर क्या होगा भैया कि जब हम इसे आवेशित करते हैं, ठीक है, तो या फिर यूं कह लें कि जब हम इसको आवेश देते हैं तो आवेश समान रूप से इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, फैल जाता है। तो यहां पर अब इसके किसी भी बिंदु पर हम अगर विभव निकालेंगे तो विभव का फार्मूला क्या होता है, अर्थात विभव कितना होता है, पहले वो चीज निकाल लेंगे और फिर उसके बाद हम विभव की मदद से धारिता निकालेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, मतलब ये आपको थोड़ा बस समझना है इस तरह से। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे थोड़ा कि माना एक विलगित गोलीय, गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या, त्रिज्या आर है। ठीक है, कहीं कहीं पर त्रिज्या इसको ए लेकर चलता है कहीं, ठीक है, तो इसमें मत घबराना। ठीक है, तो आप जो मानेंगे आप अपने हिसाब से लेकर चलिएगा। ठीक, तो यहां पर अब लिखेंगे भैया, लिखेंगे नई लाइन से कि लिखेंगे चालक के,
किसी पृष्ठ पर के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर विभव। अब क्या होगा भैया, देखिए क्योंकि हमने बताया ना कि सम विभव पृष्ठ है, तो क्योंकि भाई जितने भी पृष्ठ पर आप विभव निकालेंगे वो भी वो विभव समान ही होगा, ठीक है, इसीलिए तो इसे सम विभव पृष्ठ कहा जाता है। तो जो अब हम चालक के भैया पृष्ठ पर किसी भी बिंदु पर जो विभव निकालेंगे वो सारा विभव समान होगा। तो यहां पर मान लेते हैं कि किसी एक बिंदु पर हम विभव निकालते हैं, तो वो विभव बराबर v बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है q/r, ये विभव होता है। अब हमने निकाल लिया विभव, अब हम निकालेंगे भैया चालक की धारिता। तो अब निकालेंगे भैया विलगित गोलीय चालक की धारिता, ठीक। अब निकालेंगे कि विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो विलगित गोलीय चालक की धारिता, तो भैया धारिता के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, C बराबर Q/V, ये फार्मूला होता है C बराबर Q/V, यही फार्मूला होता है भैया धारिता के लिए, ठीक है। अब यहां से अब ध्यान से समझिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा C बराबर Q/V का मान, V का मान पूरा ये है, तो भैया V का जो पूरा मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q/r, ये होता है। तो ये भैया Q से Q कट गया, ये नीचे आएगा, क्या आ जाएगा C बराबर आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू का r, ठीक है। यही क्या आ गया, विलगित गोली चालक की धारिता के लिए भैया व्यंजक आ गया, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। इससे आसान कोई टॉपिक नहीं है, इतना याद रखना, ठीक है ना, बहुत ज्यादा सिंपल है, हमने पहले ही बता दिया। क्या करना है कि माना कोई एक विलगित गोली चालक है जिसकी त्रिज्या r है, ठीक, और फिर आप थोड़ा लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं कि माना इसे +q आवेश दिया जाता है जो इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। फिर लिखेंगे भैया कि चालक के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव। अब विभव v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r, ये विभव के लिए सूत्र होता है, ठीक, किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव के लिए। तो ये विभव निकाल लिया। अब हम निकालेंगे कि विलगित गोली चालक की धारिता, तो धारिता बराबर क्या होता है q/c, यानी C बराबर q/v। तो यहां से q/v का मान रख दिया, q से q कटा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, यही क्या होता है धारिता के लिए सूत्र हो जाता है। समझ में आ गया? चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लों, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक तो भैया ये तो बहुत ज्यादा लाजवाब टॉपिक है, बहुत 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 ज्यादा, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना भैया। कह रहा है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है कि भैया कह रहा है चालक में प्रवाहित धारा आई तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग यानी v∩d में क्या है संबंध निकालना है। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि अनुगमन वेग क्या होता है, क्योंकि भैया ये क्या है परिभाषा बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हालांकि एक नंबर वाले में हमने देखा भी है, लेकिन फिर से समझ लेते हैं कि अनुगमन वेग क्या है कि वह नियत सूक्ष्म वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की
तरफ गति करते हैं अनुगमन वेग कहलाते हैं। ठीक है, हमने इसको बहुत अच्छे से समझाया था, आपको याद होगा भैया। ठीक, आपको पता होगा, इसके बारे में अच्छे से समझाया था। तो यहां पर वही चीज है कि भैया मान लिया एक समान वैद्युत क्षेत्र ये है, ठीक है, ये धन सिरा है, ये ऋण सिरा है, और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है भैया। ठीक, तो वही चीज कह रहा है, और ये वही चालक की लंबाई है, ठीक, क्षेत्रफल है। तो वही चीज इसमें क्या बोल रहा है, इसमें यही कह रहा है कि वह नियत सूक्ष्म वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य, मतलब कह रहा है बाह्य वैद्युत क्षेत्र यानी ई के प्रभाव में, ये जो वी सफिक्स डी है इनका भैया ये इधर की तरफ क्या करेंगे, गति करेंगे। वही चीज कह रहा है कि ये धन सिरे की तरफ गति करते हैं, यानी धन सिरे की ओर क्या है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस वेग को ही क्या कहा जाता है, अनुगमन वेग कहा जाता है, या अपवाह वेग कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए भैया हम निकालते हैं संबंध। तो हमारी हेडिंग क्या होगी प्यारे बच्चों, हेडिंग हमारी होगी कि वैद्युत धारा, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में, अनुगमन वेग में संबंध। चलिए अब देखते हैं भैया, सबसे पहले मान लेते हैं कि क्या है, किसी तार के परिच्छेद में क्यों आवेश t सेकंड में प्रवाहित होते हैं। तो ऐसे समय में भैया जो धारा हो जाती है, आपको पता है I बराबर क्यू अपान टी होती है। ये आपने भैया बचपन में ही पढ़ा है, पिछली कक्षाओं में पढ़ा, हाई स्कूल में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, इन सब में पढ़ा है। ठीक है भैया, तो यहां पर थोड़ा वो लिखने वाली चीजें हैं तो लिखेंगे, क्योंकि बच्चों इसमें लिखना ज्यादा है। ठीक है, बहुत विशेष कुछ है नहीं, लिखना होता है। तो यहां पर लिखेंगे, लिखेंगे जैसे लिखेंगे कि माना किसी तार में क्यों आवेश टी समय, या टी सेकंड में लिखेंगे, टी सेकंड में प्रवाहित होते हैं, तो उसमें बहने वाली धारा, उसमें बहने वाली जो धारा होगी वो धारा क्या हो जाएगी भैया, I बराबर क्यू अपान टी। इसी को इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, क्योंकि इसकी अभी आगे जरूरत होगी। ठीक है, एकदम सरल तरीके से बताएंगे, टेंशन नहीं लेना। तो भैया ये बोल रहा है कि माना किसी तार में क्यों आवेश टी सेकंड में प्रवाहित होता है। ठीक है, ये क्यों आवेश प्रवाहित होता है भैया, तो उसमें बहने वाली जो धारा है I बराबर क्यू अपान टी होगी। अब इसके बाद प्यारे बच्चों यहां पर लिखेंगे कि भैया यदि, लिखेंगे थोड़ा और अब, कि यदि किसी तार के परिच्छेद ए में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब ऐसा लिखेंगे परिच्छेद, ऐसा, एक मिनट, तार का परिच्छेद, क्षेत्रफल की बात कर रहा है, क्षेत्रफल ए कॉमा ए, उसके बाद फिर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या
की संख्या n तथा अनुगमन अनुगमन वेग v सफिक्स d हो तो, ध्यान देना भैया, यही लिखना है बस, क्योंकि हमने बताना इसमें लिखना ज्यादा है। यहां पे लिखेंगे बच्चों कि यदि किसी तार का परिच्छेद क्षेत्रफल a है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का की संख्या जो है n हो तथा अनुगमन वेग vd है। भाई कुछ नया नहीं है, हम सभी जानते हैं कि क्षेत्रफल को a से दर्शाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के भाई संख्या को n से दर्शाते हैं तथा अनुगमन वेग को v सफिक्स d से दर्शाते हैं। तो यहां पर लिखेंगे भैया, तो एक सेकेंड में तार में प्रवाहित आवेश की संख्या, तो एक सेकेंड में तार में प्रवाहित आवेश की जो संख्या हो जाएगी ना भैया, वो एक सेकेंड में प्रवाहित जो संख्या होगी वो हो जाएगा कि n, यहां पे हो जाएगा n a v सफिक्स d। ठीक है, ये हो जाएगा n a, ये n है, a है, v सफिक्स d हो जाएगा। ये कब? एक सेकेंड में। अब उसके बाद यहां से हम भैया अब लिखेंगे कि यहां से कि t सेकेंड में, ये तो इस, अब लिखेंगे t सेकेंड में तार में प्रवाहित आवेश, अब इधर थोड़ा जगह है ना, इधर देखते हैं। अब लिखेंगे भैया, हमने क्या बताया कि t सेकेंड में तार में प्रवाहित आवेश की संख्या, ठीक है, आवेश यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, सॉरी आवेश की संख्या नहीं भैया, इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक मिनट प्यारे बच्चों, गलती हो गई, यहां पे इलेक्ट्रॉन लिखना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पर भी लिखेंगे क्या चीज, यहां पर भी थोड़ा लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक, इलेक्ट्रॉन लिखना है और कुछ नहीं बबुआ, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब भैया जब t सेकेंड में बोल दिया बबुआ तो क्या करना है, इसी में लगा देंगे n a v सफिक्स d इंटू का t, ये हो जाएगा t सेकेंड में। अब यहां पर हम लिखेंगे क्या चीज, अब यहां पर लिखेंगे भैया, यहां पे अगर ध्यान दीजिए आप, I बराबर Q अपान T हमने लिखा है, तो यहां पे अब लिखना होगा कि तार में प्रवाहित कुल आवेश, अब तार में प्रवाहित जो आवेश होगा भैया, कि प्रवाहित जो आवेश होता है वो क्या होता है, Q बराबर N इंटू का E, ये होता है, Q बराबर NE होता है। तो यहां से अगर आप ध्यान दीजिए तो Q बराबर N का मतलब ये वाला पूरा N, यानी N A V सफिक्स D, इतना हो गया इंटू का T। अब उसके बाद ये क्या हो गया, इंटू का भैया यहां पे E हो गया, ठीक है, ये पूरा N का मान है और ये E हो गया, ठीक। अब उसके बाद अब लास्ट में भैया ध्यान दीजिए, अब हम लिखा लेंगे कि परिपथ में धारा, तो यहां पर लिखेंगे या तार में प्रवाहित धारा, तार में प्रवाहित जो धारा है वो धारा क्या निकाला था शुरू में ही कि I बराबर Q अपान T। तो भैया यहां से क्या हो जाएगा कि I बराबर Q का मान क्या है भैया, तो Q का मान है N A V सफिक्स D T इंटू का E, और नीचे क्या है बच्चों, T है, तो T वाला T से काट दीजिए, तो ये क्या हो गया, I बराबर N, इसको सही से लिख दीजिए, N E A V सफिक्स D, N E A V सफिक्स D। अगर आप ध्यान से देखें प्यारे बच्चों तो भैया यही क्या हो जाता है,
यही हो जाता है कि तार में प्रवाहित धारा, यानी किसी चालक में या तार में कह लें प्रवाहित धारा आई तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग यानी v सफिक्स डी में संबंध। मतलब ध्यान से समझना, हो सकता है थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगा हो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि भैया हमने बताया ना कि ये थोड़ा लिखने वाला है, जैसे थ्योरी वाला होता है ना, तो बस लिखना है कुछ, मतलब इसमें दिक्कत नहीं। फिर से समझा देते हैं। हमने क्या बताया बच्चों, यहां माना किसी तार में क्यू आवेश t सेकंड में प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली धारा I बराबर Q अपान T है। तो यहां से ये हो गया। फिर हमने माना कि यदि तार का क्षेत्रफल a हो, उसमें प्रवाहित आवेश जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तथा अनुगमन वेग v सफिक्स d है। भाई लिखना तो पड़ेगा ही, ठीक। तो एक सेकेंड में तार में प्रवाहित क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इनका तीनों का ये जो n है, a है, vd है, तो इन्हों को गुणा कर दो। फिर हमने क्या निकाला, t सेकेंड में कितना प्रवाहित होगा, तो t लिखा, तो भैया साथ में t ऐड कर दिया। अब हम निकाल लिए कि तार में प्रवाहित कुल आवेश, तो भैया कुल आवेश की यहां पे बात q बराबर n इंटू ई होता है। तो यहां n का मतलब ये पूरा वाला जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है और ई लगा दिया साथ में। तो यहां पे लिखना चाहते ऐसे कि तार में प्रवाहित धारा, या आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते थे कि समीकरण 1 से, यहीं पर आप डायरेक्ट लिख सकते थे, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 1 मिनट, अगर हम चाहें तो भैया इसको हटा सकते हैं कि ये यहां पर आप ये हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट इसके स्थान पे लिखिए भैया क्या चीज, कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, क्योंकि भैया समीकरण 1 हमने इसीलिए तो बनाया है ना। तो समीकरण 1 से देख लीजिए I बराबर Q अपान T है, तो I बराबर ये Q का पूरा मान रख दिए हैं जो ये है, और अपान T कट गया NEA V सफिक्स D। I क्या है, धारा है, N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, E क्या है भैया, तो ये इलेक्ट्रॉन का मतलब ये उस पे बताता है कितना आवेश है, और A क्या है, क्षेत्रफल है, V सफिक्स D क्या है या VD कहते हैं इसको, अनुगमन वेग है। तो चलिए नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है। इन बायो सेवर्ट के नियम को समझाइए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी भैया ज्यादातर कई बार इसको 5 नंबर में भी देखने को मिला है, ठीक। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि बायो सेवर्ट का नियम, या कहीं कहीं बायोट सावर्ट, हिंदी में ही इसको, क्योंकि अंग्रेजी में बायोट सावर्ट लाल होता है, लेकिन हिंदी में ही इसे बायोट सावर्ट लिख देता है, या बायो सावर्ट का नियम। देखिए बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है समझिएगा। तो बायो और सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी चालक में प्रवाहित धारा या किसी चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र को या चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया, ठीक है, या एक नियम बताया जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहा गया, ठीक है। चलिए यहां पे भैया सबसे पहले बना लेते अपन कि माना क्या है, एक धारावाही चालक है। भाई मान लिए हमने ये एक धारावाही चालक हमने एक ले लिया, एक धारावाही चालक ये है, ठीक है। यहां से एक धारा वो छोटा बनाते हैं, नहीं तो भी निगमन में दिक्कत होगी। ये भैया एक क्या है, एक छोटा सा धारावाही चालक ले लिया, ठीक। मान लिया भाई ये क्या है, एक्स वाई, तो एक धारावाही चालक ले लिया, ठीक है। अब धारावाही चालक में बायो और सेवर्ट ने, हमने बताया ना कि बायो और सेवर्ट ने इसमें किया क्या, बस आप पॉइंट एक एक पॉइंट समझते जाइए। इन्होंने जब इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित किया, क्या प्रवाहित किया भैया, इसमें धारा का प्रवाह किया, इसमें धारा का भाई प्रवाह किया, ठीक है, इसमें धारा प्रवाहित किया। तो जब इसमें धारा का प्रवाह किया गया, तो इस धारा प्रवाहित होने के कारण इसके बाद मतलब चारों तरफ इन्होंने देखा कि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, अब वो चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। माना जैसे यहां पे देखा तो इसका एक छोटा सा अल्पांश जो टुकड़ा है वो क्या है,
छोटा टुकड़ा अल्पांश लंबाई, इस अल्पांश लंबाई की भाई बात कर लें तो वो क्या है, उसको डीबी मतलब डी एल लिखिए या डेल्टा एल, क्या डी एल लिख दीजिए, ठीक है, चाहे डेल्टा एल लिखिए या डी एल। अब इसके कारण भाई, इसके कारण मान लिया कि भाई इसके कारण इन्होंने यहां पर कोई बिंदु भाई आर दूरी पर कोई बिंदु पे ले लिया, आर दूरी पर, कहां पर प्यारे बच्चों, तो आर दूरी पर एक बिंदु पी ले लिया। अब ये जो अल्पांश लंबाई है इसके साथ मान लिया कि भैया इसके साथ जो कोण बना रहा है वो कोण कौन सा है, थीटा कोण है, ठीक है, थीटा कोण है। अब बस कहानी समझिएगा। तो यहां पर हमने क्या बताया कि बायो तथा सेवट नामक वैज्ञानिक ने जब किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित किया तो उससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में के संबंध में एक सूत्र प्राप्त किया, ठीक है, जिसे बायो सेवट मतलब इस सूत्र प्राप्त किया है और एक नियम दिया जो बायो सेवट नियम कहलाता है। तो यहां पर लिखेंगे आप भैया, थोड़ा लिखेंगे कि बायो तथा, ज्यादा नहीं लिखेंगे, बायो तथा, क्योंकि बायो सेवट अलग अलग वैज्ञानिक है। बायो तथा सेवट नामक वैज्ञानिक ने किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया जिसे बायो सेवट नियम कहते हैं, जिसे बायो सेवट नियम कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है भैया, बायो सेवट नियम कहा जाता है, ठीक है। अब यहां पे हमने बताया ना, अब ये नियम निम्नलिखित अभी इन्होंने, ठीक है, नियम कहते हैं, फिर आगे लिखना है कि क्या है, उत्पन्न चुंबकीय, फिर लिखेंगे थोड़ा, यहां पर लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र इस नियम से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न बातों पर निर्भर करता है। ध्यान से समझना बबुआ, पहली चीज भैया, पहली चीज जो चुंबकीय क्षेत्र यहां पे उत्पन्न होगा डीबी या डेल्टा बी, देखिए अगर डेल्टा एल माने हो तो डेल्टा बी मानो, ठीक है, चाहे इसको डेल्टा एल लिखो चाहे वहां डेल्टा बी लिखो, अगर यहां पे डीबी माने हो तो वहां पे डी मतलब यहां पे डी एल माने हो तो डीबी वहां लिखो, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, इसमें मत कंफ्यूज होना। तो भैया इन्होंने यही हमने बताया ना कि धारावाही चालक के कारण धारा इसमें प्रवाहित किया और इससे आर दूरी पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, ठीक है, और उसी से संबंधित इन्होंने एक नियम बताया। अब नियम में क्या कहा, पहली चीज समझिएगा, पहला बताया कि चुंबकीय क्षेत्र तार में प्रवाहित या चालक में प्रवाहित धारा
के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अर्थात अगर नीचे लिखेंगे भैया तो लिखेंगे डीबी, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह होता है, डीबी प्रोपोर्शनल आई, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यानी भैया यहां पे चुंबकीय क्षेत्र यानी धारा का प्रवाह जितना अधिक होगा, यानी धारा का मान जितना अधिक होगा, प्रवाह मतलब धारा का मान जितना अधिक होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी उतना ही अधिक होगा, ये चीज। अब दूसरी चीज कितना हो गया भैया, दूसरा चीज समझिएगा, दूसरा चीज कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जो चुंबकीय क्षेत्र के हमने बताया डीबी प्रोपोर्शनल किसके, डीएल के, इक्वेशन नंबर 2। यानी कहने का मतलब यह है भैया कि अल्पांश लंबाई का मतलब ये तार का एक छोटा खंड है, इसी तरह तार में अगर देखें तो भैया छोटे छोटे खंड से मिलाकर एक बड़ा खंड बन जाएगा। तो इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों कि जितना छोटा खंड होगा तो भैया उतना छोटा चुंबकीय, यानी जितना कम होगा, ये जितना छोटा टुकड़ा होगा चुंबकीय क्षेत्र का मान भी उतना छोटा होगा, जितना बड़ा होगा चुंबकीय क्षेत्र का मान भी उतना ही अधिक होगा, ये चीज है, ठीक है। आई बात समझ में, तो इसका मतलब यही है। अगली चीज समझिएगा, अगली चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्या है भैया, तीसरा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र यानी क्या, यहां पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है ना वही निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है भाई, तीसरी किन बात पर करता है, चुंबकीय क्षेत्र ये थीटा है, ठीक है। साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती, थीटा के इधर लिख देते हैं, अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कोज्या के, कोज्या लिखा होगा बुक में अगर आप देखेंगे, कोज्या का मतलब साइन थीटा। तो यानी यहां पे क्या हो जाएगा, डीबी प्रोपोर्शनल क्या चीज, साइन थीटा, ठीक है। यानी बात कर लें तो साइन थीटा डायरेक्ट लिख दिया, या फिर ऐसा भी लिख सकते थे अल्पांश लंबाई तथा ये लिख सकते थे बिंदु P के बीच बने कोण के मतलब के बीच बने कोण की कोज्या के अनुक्रमानुपाती। तो चाहे आप इतना लंबा लिखो चाहे डायरेक्ट लिख दो भैया, चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी यहां पर, ठीक है। या फिर हमने बताया ना वैसे लिखो, जैसा भी लंबा लंबा बताया कि यहां अल्पांश लंबाई तथा बिंदु P के बीच बने कोण के कोज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। तो वो लिखो चाहे इसको लिख दो, ठीक है। अब उसके बाद भैया चौथी चीज कि चुंबकीय क्षेत्र यानी डेल्टा बी जो होगा या डीबी होगा वो क्या हो जाएगा भैया, चुंबकीय क्षेत्र यहां पर लिखेंगे कि अल्पांश लंबाई, इसको लिखना पड़ेगा कि अल्पांश लंबाई तथा बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी अब की बार क्या होगा कि जो डी बी होगा ये प्रोपोर्शनल क्या 1/r², ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक। अगर आप देखें तो आपके सामने कितने समीकरण बन गए भैया, तो आपके सामने 4 समीकरण, ठीक है। ये समीकरण 1 2 3 4
4 समीकरण बन गए। अब यहां से क्या हो जाएगा भैया, अब लिखेंगे चारों समीकरण को मिलाने पर, लिखेंगे कि चारों समीकरण को मिलाने पर, जब चारों समीकरण को भैया मिला देंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये होगा डीबी। क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा डीबी प्रोपोर्शनल। सब मिलाएंगे, जब सब मिला देंगे ना, जब सब मिला देंगे, यहां क्या था आई, भाई ये क्या है आई है, यहां डी एल है, यहां साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक, तो यहां पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि डी बी, ये प्रोपोर्शनल हटा कर देखिए, जब हटाएंगे तो भैया इसके स्थान पे के लगाएंगे कांस्टेंट, और ये क्या हो जाएगा, ये आई डी एल साइन थीटा अपान ये आर स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान देना, ये जो के होता है ये कांस्टेंट है, नियतांक, इसके बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई यहां चलता है। ठीक है, तो यहां पे जो आपका फार्मूला हो जाएगा डी बी बराबर, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये म्यू नॉट अपान 4 पाई हो जाएगा, ये आई डी एल साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा, और यही भैया आपका क्या होता है, बायो सेवर्ट का नियम होता है, यही बायो सेवर्ट का क्या हो जाएगा, नियम हो जाएगा। ठीक है, जहां ये के क्या है, नियतांक है। ठीक, के क्या है, नियतांक है, और के बराबर ही होता है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि भाई चूंकि के क्या है, नियतांक है, के एक नियतांक है, ये के बराबर होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई। ठीक, तो ये मान हो गया। ठीक है, समझ में आ गया भैया, इसका मान भी होता है 10 के घात -7। तो ये रहा आपका बायो सेवर्ट का नियम। ये भी बड़ा ही प्यारा और सिंपल सा टॉपिक है, जो कि अक्सर 3 नंबर में ही पूछा जाता है, कभी कभार 5 नंबर में आता है, लेकिन जब मतलब कब आता है, लेकिन इसके साथ जब एक कोई न्यूमेरिकल साथ में जोड़ दे। नोट कर लीजिए भैया। हाँ जी, हो गया। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी क्या है नियम, लिखिए। यह भी बहुत लाजवाब टॉपिक है और बहुत सरल टॉपिक है। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है। देखिए भैया, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे ने 2 नियम दिए हैं। अब वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी क्या है, फैराडे ने 2 नियम प्रस्तुत किए हैं। पहले में क्या है, पूरा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को ही बता दिया इन्होंने, और दूसरे में उसी का गणितीय रूप दे दिया। इसलिए पहले नियम को समझ जाइए, दूसरा आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए पहला नियम जो होता है वो क्या कहता है, पहला नियम यह कहता है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हम कर दें, तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, तथा इसके कारण उसमें एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाती है, और यह धारा तब तक प्रवाहित होती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है। ठीक, समझने का प्रयास करिए। जैसे प्यारे बच्चों हमने आपको इसको अच्छे से समझाया है एक सरल तरीके से। मान लिया भैया कि एक हमने ले लिया, एक ले लिया इधर से मैग्नेट, एक मैग्नेट ले लिया, एक ले लिया मैग्नेट, एक चुंबक ले लिया। ठीक है, तो यहां और इधर एक कुंडली है। ठीक, तो इसमें ध्यान देना। अब यहां पे क्या होगा कि जैसे अगर हमने बताया ना कि इसको इस कुंडली में ध्यान दो कि ऐसे अभी हमने बताया कि अब इस घटना को बताया था कि जब इसमें आपेक्षिक गति हम कराएं, यानी जैसे चाहे हम चुंबक को, चाहे जैसे ये मान लिया चुंबक है, ये कुंडली है, तो चाहे चुंबक को, इस चुंबक को कुंडली के पास ले जाएं, ठीक है, या चुंबक ऐसे रहने दें कुंडली पास ले जाएं, तो दोनों के बीच अगर हम आपेक्षिक गति कराते हैं, ठीक है, तो इससे होता क्या है कि इनके बीच में एक वैद्युत मतलब एक क्या होता है भैया, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा।
और इसके कारण इनमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक, और प्रेरित धारा तभी तक रहेगी जब तक कि भैया कुंडली में, जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहेगा। क्योंकि जब हमने बताया, जैसे आपने धारा प्रवाहित किया, जैसे धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसके कारण क्या होता है कि लगातार इसमें फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है। जैसे इसमें क्या है, ये चुंबकीय फ्लक्स में जैसे ये क्या है भैया, चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं हैं, ये गुजर रही हैं, और इनको जैसे ही आपने क्या किया, थोड़ा जैसे दूर कर दिया, तो तुरंत इसमें धारा का प्रवाह रुक जाता है। आपने ये चीज ट्रांसफार्मर वाले जैसे चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा है कि जैसे अन्योन प्रेरण की घटना में, कि जब दो कुंडलियां होती हैं, तो जैसे एक कुंडली में अगर हम धारा का प्रवाह करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, और जिसके कारण क्या होता है, द्वितीय कुंडली में भी धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है, और जो पहले में रुक जाएगा तो दूसरे में रुक जाएगा। वहां वही चीज यहां पर है। ठीक है, तो यही चीज आपको समझना है कि वही चीज कह रहा है कि जब परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं, तो परिपथ में क्या होता है, प्रेरित एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और उसी के कारण एक धारा भी उसमें उत्पन्न हो जाएगी। और जब भाई उसमें जो क्या कहते हैं, कहां गया, ये चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा, तो उसमें धारा का प्रवाह भी रुक जाएगा। तो ये घटना ही क्या कहलाती है, ये घटना ही कहलाती है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। और यही जो भाई वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है, यही इनका समझ लो पहला नियम हो जाता है। तो पहले नियम में ये समझना कि इन्होंने परिभाषा ही दिया है फैराडे ने, और कुछ भी नहीं। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसमें कुछ नया नहीं है। हो गया, आगे चलते हैं। दूसरा नियम, दूसरा नियम जो है यही थोड़ा समझने लायक है, ये मैथमेटिकल है भैया, उसी का गणितीय रूप जो दूसरा नियम है, ठीक पहले नियम का ही। इसमें क्या बताया गया कि इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक जो बल का मान होता है, वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, जैसे इन्होंने ये बताया, क्या बताया भैया, कि इसमें यह बताया गया है कि इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है, यह कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, जैसे मान लेते हैं, माना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर जो है वो डेल्टा फाई अपान क्या है, डेल्टा टी है। तो डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी है, ठीक है, के परिवर्तन के ऋणात्मक दर, यानी आगे माइनस लगा दिया, के बराबर होता है। तो यही क्या हो जाता है भैया, यही हो जाता है, यही हो जाता है भैया दूसरा नियम। ठीक है, ये क्या हो जाता है, दूसरा नियम। या इसको ऐसे भी लिखते हैं, याद रखना, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। E बराबर इसको माइनस का डी फाई अपान डी टी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। नहीं, ये मत सोचिएगा कि यहां पर हम इसको क्या लिखें, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब जैसे हमने बताया कि इसको अगर आपने लिखा है तो डी फाई का मतलब यह है, जैसे अब डी फाई है तो कभी कभार डी फाई का मतलब नहीं समझ जाते हैं, या फिर अगर डेल्टा फाई है तो इसका मतलब भी होता है कि फाई वन माइनस फाई टू, या फाई टू माइनस फाई वन, फाई टू माइनस फाई वन, इसका भी। तो कहीं कभार इस पे न्यूमेरिकल दे देता है, बट हमने बताया ना ज्यादा गहराई में नहीं जाना, ठीक। तो इसको थोड़ा एक और तरीके से लिख दे रहे हैं यहां पे, चूंकि ऊपर लिख दे रहे हैं, चूंकि जैसे डेल्टा फाई हो गया, इसके बराबर फाई टू माइनस फाई वन हो जाता है, और डेल्टा टी के बराबर टी टू माइनस टी वन हो जाता है। तो इस भाई फार्मूले को अपन एक और तरीके से लिख सकते हैं कि E बराबर, भाई इसके स्थान पे हमने बताया ना माइनस लगा के, ये क्या कर देंगे कि फाई टू माइनस फाई वन अपान ये टी टू माइनस टी वन, ठीक है। तो एक चीज ध्यान देना भैया, ये भी किया जाता है, यानी कब, जब न्यूमेरिकल में भाई ये चुंबकीय क्या है, फ्लक्स के मान अलग अलग दिए हों, जब मान अलग अलग दिए हों तब ये आप अप्लाई करिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। आपका मेन यही है भैया, मेन यही है, ठीक है। इधर वाला उधर आप देखें या ना देखें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना याद रखना ये वाला है, ठीक है, मेन आपका यही है, ठीक। क्योंकि हम पूरा यहां पे नहीं बता रहे हैं कि आप पूरा डिटेल्स में जाओ,
3 नंबर में है तो अपने को बस इतना है, इतने से मतलब है, परिभाषा प्लस ये चीज। ये चीज हमने तब बताया कि जब न्यूमेरिकल वगैरह भी ऐड कर दे तो ठीक। तो बढ़िया आपके लिए यही रहेगा भैया कि आप इसको ना ही देखो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, बस इतना देखो, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखेंगे बबुआ, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अनुनादी परिपथ किसे कहा जाता है। अनुनादी परिपथ किसे कहते हैं और एलसीआर श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, देखिए चलिए जान लेते हैं कि सबसे पहले कि अनुनादी परिपथ होता क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि देखिए अनुनादी परिपथ होता क्या है कि जब किसी एलसीआर परिपथ में, एलसीआर परिपथ क्या होता है, ऐसा परिपथ जिसमें एल का मतलब प्रेरक, सी का मतलब संधारित्र और आर का मतलब प्रतिरोध, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हो, वो एलसीआर परिपथ होता है। तो वही चीज कह रहा है कि जब किसी एलसीआर परिपथ में प्रेरण प्रतिघात धारितीय प्रतिघात के बराबर हो जाए तो वह परिपथ अनुनादी परिपथ कहलाता है। बहुत सिंपल है भैया। ठीक है, तो यहां पर वही चीज हम लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे कि एलसीआर, एलसीआर परिपथ में, परिपथ में अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में, तो भैया अनुनाद की स्थिति में क्या बोल रहा है कि अनुनाद की स्थिति में बोल रहा है कि इसमें जो भाई बोल रहा है कि प्रेरण प्रतिघात होता है वो धारती प्रतिघात के बराबर होता है। मतलब प्रेरण प्रतिघात ये बराबर होता है भैया किसके, धारितीय प्रतिघात के, धारितीय प्रतिघात के बराबर होता है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों जरा ये बताना भैया प्रेरण प्रतिघात का फार्मूला क्या होता है, एक्सएल, और धारतीय प्रतिघात का एक्ससी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो एक्सएल और एक्ससी अब बखूबी आपने वन शॉट में भी समझा है। एक्सएल बराबर फार्मूला होता है ओमेगा इंटू एल, एक्ससी बराबर होता है 1/ओमेगा इंटू सी। क्लियर, इतनी सी बात समझ में आ गई। चलिए अगर आप देखें तो इसको यहां ले जाएंगे तो भैया ये हो जाएगा क्या चीज, इधर करेंगे तो ओमेगा का स्क्वायर बराबर 1 क्या हो जाएगा भैया, ये एलसी हो जाएगा कि नहीं जरा बताइएगा। एलसी इतना हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, होनी भी नहीं चाहिए, ऐसा कुछ है भी नहीं कि दिक्कत हो। अब उसके बाद समझिए भैया यहां पे अगर हम ओमेगा अकेले कर दें तो 1/1 ये क्या हो जाएगा, रूट में एलसी हो जाएगा कि नहीं भाई, एक कर, वैसे तो देखेंगे ये पूरे का होगा भैया, रूट का एक का मान एक ही होता है, तो यहां पर जब ये वर्ग हटाएंगे तो इधर जाकर के रूट लग जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहां पे इतना हो जाएगा तो और उसके बाद क्या होता है, चूंकि चूंकि ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ होता है, 2 पाई एफ होता है। ठीक है, तो यहां पे भैया वही चीज हम लिख देंगे, तो ओमेगा बराबर 2 पाई एफ बराबर ये हो जाएगा 1/रूट में एलसी, और हमको चाहिए क्या था एफ बराबर, तो एफ बराबर 1 ये नीचे जाएगा क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, और रूट में क्या है एल सी है, क्या है भैया रूट में एल सी है। और यही क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा किसके लिए फार्मूला, तो यही हो जाएगा आपका भैया अनुनादी आवृत्ति के लिए फार्मूला, जो कि बहुत ज्यादा बताना सिंपल तो है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया भैया, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अब ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि अगर हम इसके बारे में कहें तो इस चैप्टर में ये 100 में 100%
पूछा जाने वाला है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भैया इसमें अगर पूरे चैप्टर में ही देखें तो इससे भाई लाजवाब कोई टॉपिक है ही नहीं। ये आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगे वाले चैप्टर से है, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण क्या होते हैं या विशेषताएं, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब इसमें आपका चाहे लॉन्ग में आए चाहे शॉर्ट में आए, यही पूछता है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के भाई विशेषताएं या प्रमुख गुण क्या होते हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रमुख गुण लिखिए। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रमुख गुण में बात करें तो सबसे पहला कि वैद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न होती हैं। ठीक है, त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न होती हैं। दूसरा, इन आवेश मतलब इन तरंगों की जो प्रकृति होती है अनुप्रस्थ। ठीक है, बहुविकल्पी में कई बार पूछा गया है कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो मतलब इनकी प्रकृति कैसे, पूछ लेगा भैया अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है कि या फिर दोनों है या फिर दोनों नहीं है या कोई नहीं है, ऐसा करके आता है। ठीक है ना, याद रखना। अगला है कि इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। याद रखना भैया, इन तरंगों के संचरण के लिए चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा जो होती है वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में लगभग बराबर होती है। ठीक है ना, याद रखना। यहां तो 4 हैं, बाकी आपके बहुत सारे हैं भाई। इनमें प्रकाश की भांति यानी सब चीज होता है, क्योंकि अगर जब इसमें भी चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं है तो प्रकाश में भी भाई चलने के लिए, प्रकाश के भी चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। इसकी चाल भी प्रकाश की चाल के बराबर होती है लगभग में। ठीक है ना, और उसके बाद इसमें भी प्रकाश जैसी घटनाएं होती हैं, याद रखना बच्चों। ठीक, तो सारा कुछ इसमें प्रकाश से मिलता जुलता है। ठीक, चलिए जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए भैया। हो गया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। तो भैया हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छे से बस तैयारी करिए, आपके नंबर अच्छे आए, क्योंकि अब की बार भैया फोड़ना है, जमकर फोड़ना है। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।